सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा था। बताया था मैंने कि कैटलिस्ट क्या करता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है, लेकिन खुद वो यूटिलाइज नहीं होता है। कैसे वो बढ़ाता है, वो बस उसका एक नया मैकेनिज्म प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, कैसे एक ऑल्टरनेट पाथवे या ऑल्टरनेट मैकेनिस्टिक पाथवे प्रोवाइड कर देगा, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कंपैरेटिवली कम होती है। तो एक्टिवेशन अगर एनर्जी कम होगी तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम हो सॉरी ज़्यादा हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिवेशन एनर्जी के। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन कंपैरेटिवली कम होगा। उसके बाद मैंने तुम्हें एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बताया था कि कैसे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को हम लोग लिखते हैं या देखते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन बताई थी। एक्सोथर्मिक होगा तो प्रोडक्ट कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होगा, और एंडोथर्मिक होगा तो प्रोडक्ट क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, वहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। दूसरा था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जनरली एक्टिवेशन एनर्जी जो बैकवर्ड रिएक्शन की होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फॉरवर्ड रिएक्शन, एंड विच इज़ रिवर्स फॉर दी दूसरी रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन में। ठीक है, ये हम लोग बात कर चुके थे। थ्रेशोल्ड एनर्जी बताई थी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी 0 से लेके जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी है वहाँ तक की जो एनर्जी है उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे, और बाकी रिएक्टेंट से जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी डिफरेंस है उसे हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है कि इतनी मिनिमम एनर्जी हमें चाहिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। रिएक्टेंट ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी ही पड़ती है। वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हम लोग रिएक्टेंट को दे रहे हैं कि वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की भी होती है और बैकवर्ड की भी होती है, डिपेंडिंग अपॉन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, वो वेरी कर सकती है। बैकवर्ड की ज़्यादा हो सकती है, फॉरवर्ड की कम हो सकती है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, कैटलिस्ट का मैंने तुम्हें बताया था कि कैटलिस्ट एक ऐसी रिएक्शन स्टार्ट नहीं कर सकता जो नॉन स्पॉन्टेनियस हो। कोई भी एक ऐसी रिएक्शन जो बिल्कुल नॉन स्पॉन्टेनियस है, जो होती ही नहीं है, तो कैटलिस्ट डालने से वो रिएक्शन हो नहीं सकती। कैटलिस्ट उसमें कुछ नहीं कर सकता। कैटलिस्ट क्या करता है, एक ऐसी रिएक्शन जो पहले से ही हो रही है उसकी स्पीड बढ़ा देगा, लेकिन एक ऐसी रिएक्शन जो नहीं हो रही है उसको वो स्टार्ट नहीं कर सकता। तो कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता। काजल कुमारी, तुमने शेयर कर दिया अपनी स्क्रीन? हम देख रहे होगे मेरी स्क्रीन? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि कैटलिस्ट कभी भी एक रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता, किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर सकता। द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग कैटलिस्ट इज, कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को कभी इफेक्ट नहीं करता है। इक्विलिब्रियम कितनी देर में अटेन होगा उसका टाइम ज़रूर कम कर देगा। रेट ऑफ अटेनिंग इक्विलिब्रियम कम हो जाता है, लेकिन ये क्या करता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों को ही इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो कैटलिस्ट डाल दी तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होने वाला। रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पे है उसमें तुमने कैटलिस्ट डाल दिया तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तो बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, और एक्टिवेशन एनर्जी दोनों ही साइड पे कम होगी। ये हम लोगों ने इम्पोर्टेंट बात करी थी। ठीक है, अब यू वांटेड टू नो कि किस तरीके से कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी कम कर सकता है, तो मेरे पास एक एग्जांपल है, आई विल शो यू। सो यहाँ पे मैंने एक ये अटैच कर दिया है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, रेट लॉ है, यूनिट है, हाफ लाइफ है, तो ये तुम्हारे पास पड़ा रहेगा एक ही जगह पे। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कैटलिस्ट क्या करता है, कैसे करता है, वो थोड़ा समझा देता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग रिएक्शन लेते हैं, एडिशन रिएक्शन। मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें मैं हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूँ।
तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH3। ठीक है, किस टाइप की रिएक्शन है बताओगे तुम लोग मुझे? मैंने ये लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन ली और उसमें मैं हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूँ और वो मुझे प्रोवाइड कर रहा है CH3 इथेन मॉलिक्यूल। किस टाइप की रिएक्शन है ये? ठीक है, एडिशन है। और क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग? तो इसको रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन बहुत धीरे से होती है और अगर मैं इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ तो रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑब्वियसली ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, और ये क्या है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ई है। ठीक, अब फॉर एग्जांपल इसमें मैंने कैटलिस्ट डाल दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये जो रिएक्शन 1 साल के अंदर होती उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, प्लैटिनम डाल दिया। तो अब वो बहुत जल्दी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होगा कि उसका जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगी क्योंकि ये एक नया पाथवे यहाँ पे मिल गया। ठीक है, ये जो नया पाथवे है क्या है? अब प्लेटिनम तो एक सॉलिड है, तो प्लेटिनम क्या करता है, हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, एड्सॉर्ब कर लेता है, सॉरी। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। ठीक है, इसने क्या कर रहा है, इसको एड्सॉर्ब कर दिया। दूसरे कलर से दिखाता हूँ। हाइड्रोजन ने क्या किया, दूसरे हाइड्रोजन के साथ एच मॉलिक्यूल था, H2 गैस थी, तो वो क्या होगी, प्लेटिनम के साथ वो बॉन्ड बनाने लगे। अगर हाइड्रोजन प्लेटिनम के साथ बॉन्ड बना लेगा, हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है, एक ही बना सकता है। तो एक उसने दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो अगर वो प्लेटिनम के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उसका जो अपना बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या हो रहा था कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए क्या चाहिए थी, कुछ एनर्जी चाहिए थी और काफ़ी एनर्जी चाहिए थी। लेकिन हाइड्रोजन प्लेटिनम ने क्या किया, उस हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब कर लिया। एड्सॉर्ब करने के बाद प्लेटिनम ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट किया और बॉन्ड बनाने की वजह से जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो क्या हो गया, वीक हो गया। वीक हो गया तो अब क्या करना है, कम एनर्जी चाहिए उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ऑब्वियसली एक बॉन्ड है जिसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो उसके लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, और एक बॉन्ड जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है तो उसको कम एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, दूसरा क्या है कि यहाँ पे एल्कीन भी ऐड हो जाती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये एल्कीन भी क्या हो गई, एड्सॉर्ब हो गई। ठीक है, एल्कीन के एड्सॉर्ब होने से क्या होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है ये टूटने लग गया, वीक हो गया। ये जो डबल बॉन्ड है ये कंपैरेटिवली वीक हो गया। अब वीक हो गया तो इसमें जो हाइड्रोजन है वो क्या हो सकता है, जो हाइड्रोजन के दो एटम है वो आराम से कोलाइड कर सकते हैं। एक सेकेंड, अब वीक होने के बाद ये देखो, ये वाला हाइड्रोजन और ये जो CH2 है ये एक दूसरे के पास में है। तो पास में है तो जब जैसे ही ये कोलाइड करेंगे ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, और क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। ठीक है, जैसे ही वो CH3 बनेगा उसका प्लेटिनम से बॉन्ड छूट जाएगा और वो बाहर निकल जाएगा। समझ में आया ये? तो क्या कर रहा है प्लेटिनम, प्लेटिनम क्या कर रहा है, मेकिंग द मल्टीपल बॉन्ड एंड HH बॉन्ड वीक। दोनों बॉन्ड्स को वो क्या कर रहा है, वीक कर रहा है। वीक करने की वजह से क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी। दूसरा केस क्या है कि हाइड्रोजन और एल्कीन दोनों को क्या कर रहा है,
पास में लेके आ रहा है। पहले दोनों गैसेस हैं तो इधर उधर घूमती रहेंगी तो वो एक दूसरे से कम कोलाइड करेंगी, कोलाइड नहीं कर पाएंगी तो वो प्रोडक्ट नहीं देंगी। लेकिन दोनों गैसेस क्या हो गई, प्लेटिनम के ऊपर एड्सॉर्ब हो गई तो वो काफ़ी पास में आ गई। फिर क्राउडिंग होने लगेगी, क्राउडिंग होने की वजह से वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, कोलाइड जैसे ही करेंगे प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से प्लैटिनम क्या करता है, एक नया ही पाथवे दे देता है। कैसे? उनके अपने बॉन्ड्स को तोड़ के। ठीक है। सो यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो क्या कर रहा है, रिएक्टेंट के बॉन्ड को और कमज़ोर कर रहा है। रिएक्टेंट के बॉन्ड्स कमज़ोर हो जाएंगे तो उन्हें तोड़ना आसान होगा। रिएक्टेंट के बॉन्ड्स टूट गए तो वो प्रोडक्ट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, जो कैटलिस्ट होता है उसकी प्रोडक्ट के साथ कोई एफिनिटी नहीं होती। प्रोडक्ट क्या होता है, वो वहाँ पे एड्सॉर्ब हो ही नहीं सकता। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, कुछ ही रिएक्शंस के लिए काम करते हैं, सारी रिएक्शंस के लिए काम नहीं करते। और जिन रिएक्शन के लिए काम करते हैं उसमें यही होता है कि रिएक्टेंट तो उनके ऊपर जाके अटैच हो जाता है लेकिन प्रोडक्ट वहाँ पे अटैच नहीं होता। समझ में आया ये? हाँ सोनू, कोई डाउट? हम्म, ठीक है। सो इस तरीके से ये जो कैटलिस्ट होते हैं ना, ये एड्सॉर्प्शन की उस पे मूव करते हैं। ठीक है। और कैटलिस्ट क्या करते हैं, कोई भी रिएक्शन को एक नया ही पाथवे प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। कोई मुझे वैसे एग्जांपल याद नहीं आ रहा है जिसमें होमोजीनियस में वो करता हो। ठीक है। तो अभी जो मुझे पता है वो ही मैं तुम्हें जो मुझे याद है वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है। फालतू में पेजेस ऐड कर दिया मैंने। ठीक है। नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट एंड रेट। तो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये है कि ठीक है, ये हमारे ये है और ये हम लोग रिएक्टेंट है और ये हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो रिएक्टेंट को क्या चाहिए, मिनिमम एनर्जी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, तो वो एक्टिवेशन एनर्जी लेके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी मॉलिक्यूल की। तो मॉलिक्यूल की अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो रिएक्टेंट की जो एनर्जी पहले यहाँ पे थी वो इंक्रीज होके ऊपर आ जाएगी। अब रिएक्टेंट की एनर्जी क्या हो जाएगी, थोड़ी बढ़ गई। पहले इतनी थी, अब क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि कोई किसी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी तो बढ़ ही जाती है। अब एनर्जी बढ़ गई तो जो नया एक्टिवेशन एनर्जी है E टू, वो क्या है, कंपैरेटिवली कम है। E टू क्या है, कंपैरेटिवली कम है देन E वन। ये या E वन कर लो उसे। ठीक है। बहुत ज़्यादा कम नहीं है, कम है। ठीक है। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके से टेम्परेचर क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने की कोशिश करता है। इतना क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट कर रखा है। एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों ने सेम ले रखी है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन सेम ले रखी है, लेकिन टेम्परेचर अलग है, 288, 298, 308 एंड 318। इससे हम लोग देख रहे हैं कि रेट क्या है, 1.04, 2.03, 3.68 एंड 6.64। तो जो रेट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज होगा। तो अब जब इसका ग्राफ ने लगाया तो फिर वो रिएक्शन कैसी जा रही है, ऐसी जा रही है। ठीक है। मतलब जो रेट है, रेट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वो जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाता है रेट। ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा है, क्या हो रहा है, नीचे से इंक्रीज हो रहा है और फिर वो उसका इंक्रीमेंट पहले से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। तो ऐसे अगर इंक्रीमेंट ज़्यादा ज़्यादा होता रहेगा तो वो जो है रेट है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा।
ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, ग्राफ बना के तुम्हें दिखाया हुआ है कि कैसे टेम्परेचर इंक्रीज करना है। The results are consistent with the finding obtained in 1889 by the Swedish chemist Svante Arrhenius. ठीक है, in his modern form the Arrhenius equation is K is equals to A into E raised to power minus A upon RT. So जो K क्या है, रेट कांस्टेंट है, A क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियल ई है, ई से पहले वाला जो फैक्टर है वो प्री एक्सपोनेंशियल हो गया, ई रेज़ टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर हो गया। ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, एंड टी क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, जिस पे हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं। ओके, सो टेम्परेचर क्या होता है कि रेट कांस्टेंट होता है, वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है विद टेम्परेचर। ठीक है, तो अर्हेनियस ने इक्वेशन दी k इज इक्वल्स टू ए ई रेज टू पावर माइनस ए अपॉन आर टी। सो यहाँ से ये जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया और जो अर्हेनियस की इक्वेशन थी वो एग्रीमेंट में है कि हाँ k क्या होता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है विद टेम्परेचर। यहाँ से हमें इतना पता चल रहा है। ठीक है, अब के अगर टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो दो मेजर चीज़ें इंक्रीज होती हैं। एक तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, दूसरा क्या है, कोलिजन एनर्जी हमें हमें मिल जाती है, और कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं, एक है कोलिजन फ्रीक्वेंसी और एक है कोलिजन एनर्जी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, द फ्रीक्वेंसी विद विच मॉलिक्यूल कोलाइड, दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो ज़्यादा चांसेस होंगे कि रिएक्शन हो जाए। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी तो एक टाइम पीरियड में ज़्यादा टाइम पे वो क्या कर सकते हैं, कोलाइड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा कोलाइड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी प्रोडक्ट बनने की। ठीक है, सो यहाँ पे हमें पता ही है कि टेम्परेचर अगर हाई लेंगे तो लार्जर के की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और रेट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये सब तो बकवास है। यहाँ पे आते हैं हम लोग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कोलिजन एनर्जी। तो कोलिजन एनर्जी से पहले हमारे पास आता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। टेम्परेचर जैसे ही हम इंक्रीज करेंगे, मॉलिक्यूल जो प्रॉपरली कोलाइड करेंगे, दो रिएक्टेंट जब तक कोलाइड नहीं करेंगे तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो कोलाइड करने के लिए क्या चाहिए उन्हें, एनर्जी चाहिए। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ज़्यादा वो एक दूसरे से कोलाइड करने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं। तो जितना ज़्यादा कोलिजन हो फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही हाई हमारा उतना ही हाई क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा। सो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग लिख सकते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बट क्या है कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी, मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी डबल हो सकती है, ट्रिपल हो सकती है, लेकिन एक्सपोनेंशियल नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाया और वो सारे के सारे मॉलिक्यूल कोलाइड करने लगे, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि जितने मॉलिक्यूल ने कोलाइड किया है वो प्रोडक्ट देंगे, ये भी ज़रूरी नहीं होता। तो यहाँ पे एक टर्म आती है इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन वही इफेक्टिव कोलिजन होते हैं जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इफेक्टिव कोलिजन के लिए जो रिएक्टेंट हो रहे हैं, जो कोलाइड हो रहे हैं, उनके पास होना चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी तक की एनर्जी। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है, अगर वो अटैक करेंगे एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तभी जाके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, अगर दो मॉलिक्यूल हैं जो कोलाइड हो रहे हैं जिनकी एनर्जी ज़्यादा नहीं है, वो कोलाइड होके भी प्रोडक्ट नहीं देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोलिजन फ्रीक्वेंसी एक बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करती है जितना बड़ा रोल कोलिजन एनर्जी करती है। ठीक है, सो मॉलिक्यूल का अगर टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी
तो वो मॉलिक्यूल्स जो कोलाइड कर रहे हैं वो प्रोडक्ट देना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बना रखा है एक ग्राफ, यहाँ पे कोलिजन एनर्जी दे रखी है और यहाँ पे फ्रैक्शन दे रखा है। अगर कोलिजन एनर्जी कम होगी तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, कोलिजन एनर्जी प्रोडक्ट कब देगी, जब एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा हाई एनर्जी होगी। ठीक है, तो ये तुम्हारी एक्टिवेशन एनर्जी है। अगर इससे ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो वो एक दूसरे से कोलाइड करके प्रोडक्ट दे सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो टेम्परेचर है, एक T1 है और एक T2 है, जिसमें T2 क्या है, बड़ा है एज कम्पेयर टू T1। तो T2 मतलब हायर टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है और T1 मतलब लोअर टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है। तो अगर मैं ये ग्राफ देखूं तो EA के पास कितने आ रहे हैं, ये वाले दूसरे कलर से करता हूँ। सिर्फ इतनी फ्रैक्शन है जो कि इफेक्टिव कोलिजन कर सकती है। ठीक, कम ही फ्रैक्शन है। देखो यहाँ पे फ्रैक्शन इस साइड इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो फ्रैक्शन है मैक्सिमम, तो बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स ये इफेक्टिव कोलिजन कर पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो मॉलिक्यूल सबकी एनर्जी बढ़ जाएगी, सबकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो ये वैल्यू आ रही है इफेक्टिव कोलिजन की। तो ज़्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एक दूसरे से कोलाइड कर पाएंगे, इफेक्टिवली कोलाइड कर पाएंगे। इफेक्टिवली कोलाइड कर पाएंगे तो वो प्रोडक्ट देंगे। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ तो ज़्यादा मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, प्रोडक्ट बना सकते हैं इसके लिए। ठीक है, सो अ राइज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है रिएक्टेंट की। ठीक है, एंड एनलार्जेस द फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन। और जितने मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन करने की कोशिश कर रहे हैं उनका जो अमाउंट है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, विद इनफ एनर्जी एक्सीडिंग ई ए। ठीक है, तो ई ए से ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल का नंबर बढ़ जाता है। नंबर बढ़ जाएगा तो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी है वो प्रोडक्ट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बोलते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कोलिजन एनर्जी इंक्रीज होती है। कोलिजन एनर्जी इंक्रीज होने की ही वजह से ऐसे मॉलिक्यूल जो एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी लेके बैठे हुए हैं वो इमीडिएटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है, ई रेज टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो कौन से होंगे, ई रेज टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ठीक है, वो फ्रैक्शन है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं अगर स्मॉलर एक्टिवेशन एनर्जी होगी, स्मॉलर एक्टिवेशन एनर्जी होगी, ठीक है, या टेम्परेचर हायर होगा तो उसमें लार्जर फ्रैक्शन क्या करेंगे, उनके पास इफेक्टिव कोलिजन वाली एनर्जी होगी। अगर इफेक्टिव कोलिजन वाली एनर्जी है तो उनका के भी रेट कांस्टेंट ज़्यादा होगा। रेट कांस्टेंट ज़्यादा है मतलब रेट भी ज़्यादा है। ठीक है, कोई डाउट सो फार? बोलो। ओके, ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी हमें ये पता ही है और अरहीनियस की इक्वेशन पता है हमें। अरहीनियस की इक्वेशन क्या है, k इज इक्वल्स टू ए रेज टू पावर ई माइनस ई अपॉन आर टी। ये है अरहीनियस की इक्वेशन। ठीक है, अब एक्टिवेशन एनर्जी मैं कैसे निकालूंगा ये दो तीन मेथड पे डिपेंड करती है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो मैं दिख ही रहा है, हम लोगों ने लॉग वॉग लिया और इसका ग्राफ बना दिया। ग्राफ से हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। सो किसी भी रिएक्शन का अगर मैं टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करूं और एल एन के का ग्राफ प्लॉट करूं और उसका ग्राफ से मैं स्लोप निकालूं तो मुझे उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी पता चल जाती है। और मोस्ट ऑफ द रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ऐसे ही निकालते हैं क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग मेजर नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कि कितनी एक्टिवेशन एनर्जी होगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये एक्टिव अरहीनियस इक्वेशन का यूज़ करते हैं। डिफरेंट टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करते हैं और रेट कांस्टेंट का एल एन निकाल के और टेम्परेचर को 1/t करके ग्राफ प्लॉट करते हैं और उससे हम लोग एक रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, सो के इज इक्वल्स टू ए ई रेस्ट टू माइनस ई अपॉन आर टी। अब मैं क्या करूँगा, ई तो हमारा है नेचुरल लॉग, एंटी लॉग। ठीक है, लॉग एक लॉग होता है, एक होता है नेचुरल लॉग एल एन।
ठीक है। तो लॉग का जो अपोजिट होता है वो एंटी लॉग होता है, मतलब 10, और ln का अपोजिट क्या होता है? एक्सपोनेंशियल। ठीक है। सो ln का बेस e होता है और log का बेस होता है t, सॉरी 10। सो k इज इक्वल टू ए ई रेस्ट पर माइनस ए अपॉन आर टी। अब इसका क्या ले लिया? नेचुरल लॉग ले लिया। तो ln k इज इक्वल टू ln a, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। सो ln k इज इक्वल टू ln a ई रेस्ट पर माइनस ए अपॉन आर टी। ठीक है। सो ln a इंटू बी को हम लोग लिख सकते हैं ln a प्लस ln b। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ln a प्लस ln e रेज टू पावर माइनस ए अपॉन आर टी। ठीक। हाँ, ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है और इसमें काफ़ी सारे टर्म्स जुड़े होते हैं। फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी है इसके अंदर, ओरिएंटेशन फैक्टर भी है। जो डिफरेंट डिफरेंट हम लोग इक्वेशंस करेंगे, सबकी इक्वेशन लिखेंगे और सबकी इक्वेशन इसी तरीके की आएगी। तो ई रेस्ट पर माइनस ए आर टी सब में कॉमन आएगा और ए की वैल्यू हर जगह डिफरेंट होगी, मतलब अलग अलग। जैसे ट्रांजिशन थ्योरी में कुछ और वैल्यूज आएंगी, कुछ और सिंबल्स आएंगे। फिर दूसरी आगे जो और थ्योरीज हैं ओरिएंटेशन वाली, उसमें ओरिएंटेशन फैक्टर भी आएगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी आएगा। तो काफ़ी चीज़ें आती हैं, वो सारी थ्योरी कौन सी थ्योरी उन्होंने दी है। सिर्फ एक को डायरेक्टली कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलना सही नहीं है। ठीक है। सो ln a, ये क्या होगा? ln और e क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है। तो ये दोनों कट जाएंगे और क्या बचेगा? माइनस ए अपॉन आर टी। ठीक है, ये बच गया। तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये ले लिया। तो 1/t को हम लोगों ने x पुट कर दिया और इसको हम लोगों ने y पुट कर दिया। ठीक। सो ये एम एक्स है तो m हमारा क्या जा रहा है? नेगेटिव जा रहा है। तो इक्वेशन कैसे, लाइन कैसी जाएगी? उल्टी जाएगी नीचे की साइड पे। ठीक है। और ln a क्या हो जाएगा? यहाँ पे c है, मतलब ये इंटरसेप्ट। तो ln a ये हो गया और जो स्लोप है वो क्या हो गया? माइनस ए अपॉन आर। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी मॉलिक्यूल्स की फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्या है कि अगर दो अलग अलग टेम्परेचर पे हमें रिएक्शन दे रखी है, तो हम लोग दो अलग अलग टेम्परेचर पे भी लिख सकते हैं। सो एक टेम्परेचर है T2 और एक टेम्परेचर है T1। तो एक्टिवेशन एनर्जी दोनों ही केस में सेम रहेगी। बस क्या होगा? ln K2 इज इक्वल टू ln A माइनस ए अपन आर T2 और ln K1 इज इक्वल टू ln A माइनस ए अपन आर T1। ये दो इक्वेशन बन जाएगी। दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो मैं तुम्हें यहाँ पे माइनस करके दिखाता हूँ। K2 माइनस ln K1 इज इक्वल टू ln A माइनस ए आर T2 माइनस ln A प्लस ए आर T1। ln A से ln A कट गया, ln K2 अपॉन K1 हो गया, क्योंकि डिवाइड करते हैं तो वो उधर आ गया। अब ये क्या है? माइनस ए आर T2 प्लस ए आर T1। सो ए अपॉन आर अगर मैं कॉमन लूँ तो 1/T1 माइनस 1/T2 यहाँ पे आ जाएगा और ये क्या हो गया? ln K2 अपॉन K। तो ये बन गया तुम्हारा सिंपल सा फॉर्मूला। तो इस तरीके से तुम अगर एक टेम्परेचर पे तुम्हें कुछ दे रखा है तो दूसरे टेम्परेचर पे तुम ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। सो ये हो गया तुम्हारा कैसे टेम्परेचर पे वो डिपेंड करता है। एक और चीज़ बचती है टेम्परेचर कोफिशिएंट, लेकिन मेरे पास वो एक छोटी सी डेरिवेशन लिखी हुई थी, वो मेरे पास अभी है नहीं, तो वो मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। कल की क्लास तो होगी नहीं, कल तो छुट्टी है। तो परसों कराएंगे। ओके। सो इस बेसिस पे ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट इनके न्यूमेरिकल्स हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ही मोस्टली पूछे जाते हैं। ऑब्वियसली तुम्हारे
एग्जाम्स में पूछा जाएगा व्हाट इज अरहेनियस इक्वेशन, तुम्हें डिराइव करनी पड़ेगी टेम्परेचर क्या है, कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, तो तुम्हें कोलिशन फ्रीक्वेंसी और कोलिशन एनर्जी दोनों लिखना पड़ेगा, ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें थ्योरी वाइज तुम्हें बाकी सारी चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। ओके एनीवेज, सो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड HI है और उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, मतलब वो टूट रहा है H2 + I2 में, और उसका रेट कांस्टेंट है 9.51 इंटू 10⁻⁹ लीटर पर मोल पर सेकेंड। अब इसमें क्या है, 500 केल्विन पे दे रखा है और 1.10 इंटू 10⁻⁵ 600 केल्विन पे दे रखा है, और इससे हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। एक है T2 है 600 केल्विन और एक T1 है 500 केल्विन। इसमें K1 और K2 की वैल्यू दे रखी है, ये 10⁻⁶ था और ये 10⁻⁵ था। मैं वैल्यू देखता हूँ क्या था, 9.51 इंटू 10⁻⁹ 9.5। और यहाँ पे इसकी वैल्यू है 1.10 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, ये इक्वेशन है, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। आर की तो वैल्यू हमें पता ही होती है, और तो कुछ नहीं दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, सो ln K2/K1 इज इक्वल्स टू -A/R 1/T2 T1 -1/T2। So minus of EA 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये हो गया, इंटू T2 - T1/T1 T2 ln 1.10 into 10⁻⁵ divided by 9.51 into 10⁻⁹ इंटू 600 में से 500 जाएंगे तो 100 आएगा, और केल्विन, और यहाँ पे 600 इंटू 500 केल्विन स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं पहले, लेट मी सॉल्व इट। -A प्लस ही था ना,
तो यहाँ पे ये एक्टिवेशन एनर्जी हमारी यहाँ पे आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस न्यूमेरिकल में? सिंपल ही है, सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A catalyst decreases the activation energy of a given reaction by exactly 30 kilojoule per mole. एक कैटलिस्ट है जो एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ गिवन रिएक्शन बाय एग्जैक्टली 13 किलोजूल पर मोल। ठीक, by what factor does the rate constant increases at 25 degrees Celsius when catalysis is used? Assume that Arrhenius pre-exponential factor is same for the catalyst and uncatalyzed reaction. बताओ कैसे करोगे? हमें पता है कैटलिस्ट डालने के बाद एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो कैटलिस्ट डाला है और एक में बिना कैटलिस्ट डाले है। हमें क्या पता है? सिर्फ यही पता है कि जो पहले केस दूसरे केस में है वो एक्टिवेशन एनर्जी 13 से कम हो गई है। बताओ क्या करोगे? हाँ सोनू बताओ क्या करना चाहिए? नहीं, 25 डिग्री सेल्सियस कम थोड़ी ना करा, सिर्फ कैटलिस्ट डाला है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर तो चेंज ही नहीं हो रहा है ना। दो रिएक्शन है, एक में कैटलिस्ट डाला है और एक में कैटलिस्ट नहीं डाला है, बस। जिसमें कैटलिस्ट डाला है उसमें एक्टिवेशन एनर्जी 13 से कम हो गई है, इतना दे रखा तुम्हें। हाँ अंजलि, तुम कुछ बताओगे? इससे पहले मैंने क्या बोला था? देखो इसमें तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ रेट कांस्टेंट नहीं निकालना है। बाय व्हाट फैक्टर डज द रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस? तो रेट तो इंक्रीज होगा कैटलिस्ट डालने पे, तो किस फैक्टर से इंक्रीज होगा तुम्हें ये निकालना है, तो दोनों का कंपैरिजन करना है। कैटलिस्ट डालने के बाद जो रेट कांस्टेंट है वो कितना डिग्री पे या कितने टाइम्स पहले वाले रेट कांस्टेंट से बड़ा है, बस वही निकालना है। ठीक है, तो हम लोग अरीनेस इक्वेशन यूज करेंगे, k इज इक्वल्स टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ठीक है, अब जब हम लोगों ने कैटलिस्ट डाला है उसको हम लोग लिख लेते हैं 2, और जिसमें कैटलिस्ट नहीं डाला है, ठीक है, नॉन कैटलाइज्ड, उसको हम लोग ले लेते हैं 1। ठीक है, सो K2 कैटलिस्ट वाला है इज इक्वल्स टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन, लिख सकते हैं ऐसे, तो उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो 13 से कम हो गई है। एंड K1 इज इक्वल्स टू ए रेज टू पावर ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये हो गया। अब क्या करना चाहिए मुझे? दोनों को पहले मैं, इक्वल क्यों होगा? इक्वल थोड़ी ना होगा। सो एल एन के
2 इज इक्वल्स टू ln A माइनस EA माइनस 13/RT, ये ले लिया। और ln K1 इज इक्वल्स टू ln A माइनस EA/RT। अब मैं दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई, दोनों को माइनस कर देता। सो ln K2 माइनस ln K1, ln A से ln A कट जाएगा, क्या बचेगा? माइनस 1/RT EA माइनस 13 प्लस EA हो जाएगा। मैं इसको ठीक से सॉल्व करता हूँ, रुको। सो ln A गया, माइनस EA प्लस 13/RT माइनस प्लस हो जाएगा EA/RT। अब मैंने यहाँ पे 1/RT कॉमन लिया, क्या बचेगा? माइनस EA प्लस 13 प्लस EA, ठीक है। सो ln K2/K1 लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू 1/RT, यहाँ पे क्या बचा? 13 बचा, ठीक है। सो K2/K1 क्या हो गया? e⁻13/RT। वैल्यू रखेंगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है, इनटू टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 298 केल्विन। टेम्परेचर से टेम्परेचर किया, e⁻, इसको डिवाइड करके E निकालते हैं, निकालता हूँ। ये आ गया 0.005247। ठीक है, तो इसका आंसर है 0.01426। ठीक है, तो जो कैटलिस्ट डालने के बाद है, जो रेट कांस्टेंट है वो बढ़ तो गया है, लेकिन कितना टाइम्स बढ़ा है? 0.01426 टाइम्स बढ़ा। समझ में आया ये? कैलकुलेशन कहाँ है इसमें? मेनली कॉन्सेप्ट था, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया था। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो ऑब्वियसली एनसीईआरटी में नहीं दिया है, एक थोड़ा हटके क्वेश्चन था जो मुझे मिला, तो मैंने सोचा कि तुम लोगों को करवाना चाहिए। ठीक है, सो कैटलिस्ट वाला मैंने आज तक खुद कोई क्वेश्चन नहीं देखा था, बट एक टोरंटो यूनिवर्सिटी से मुझे एक असाइनमेंट दिखा था, वहाँ पे मैंने देखा, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे दिखा था, तो मैंने ये वहाँ से ले लिया। ठीक है, टोरंटो में कोई यूनिवर्सिटी है, वहाँ के एक स्टूडेंट का असाइनमेंट था, उसने हेल्प मांगी थी, तब मुझे ये क्वेश्चन दिखा था। ठीक है, अच्छा चलो, एक क्वेश्चन मुझे आज एक मिला था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेट मी सी कि तुम लोग कर पाते हो या नहीं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। रिएक्शन है, ए क्या हो रहा है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और ये सेकंड ऑर्डर है। ए की कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें दे रखी है 0.220 मोलर, और के दे रखा है 0.761
पर मोलर पर सेकेंड। तुम्हें क्या निकालना है? रेट निकालना है, बताओ कैसे निकालोगे? हाँ बताओ। रेट क्या है? के रेज टू पावर ए रेज टू पावर 2। ठीक है, के की वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और हमें रेट ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बट मैंने देखा बच्चों ने पूरी बुक ढूंढ ली लेकिन उनको आंसर नहीं मिला कि इसका क्या हो सकता है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस करते हैं तो जनरली ये वाला कॉन्सेप्ट छूट जाता है कि रेट लॉ लिख सकते हैं हम लोग, और रेट लॉ के हिसाब से भी हम लोग बहुत आराम से रेट निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रल इक्वेशन है, उनसे तो निकालते ही निकालते हैं, लेकिन जब कुछ भी नहीं दे रखा और रेट लॉ के अकॉर्डिंग चीज़ें दे रखी हैं तो हम लोग रेट लॉ के हिसाब से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपल था। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी इसमें। हाँ हाँ बोलो। हाँ, रेट लॉ थोड़ी ना, वो इंटीग्रेटेड है। रेट क्या होता है? ज़ीरो ऑर्डर के लिए हम लोग अगर लिखते हैं तो रेट इज इक्वल्स टू के ए रेस टू पर ज़ीरो लिखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या लिखते हैं? के इंटू ए लिखते हैं। और सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या लिखते हैं? के इंटू ए रेस टू पर टू लिखते हैं। तो इसमें ए नॉट कहाँ दे रखा है? वो अलग है। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर का अगर क्वेश्चन आएगा तो 1/a - 1/a नॉट इज इक्वल्स टू के टी वाली इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं अगर इंटीग्रेटेड इक्वेशन दे रखा हो। लेकिन यहाँ पे तो बहुत सिंपल दे रखा था, के भी दे रखा है तुम्हें, ए भी दे रखा है, तुम्हें बस रेट निकालना है। ठीक है, उन क्वेश्चन में जनरली रेट कांस्टेंट निकालने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, उसके बाद कुछ छूटा है यहाँ पे। ठीक है, बाकी कल क्लास नहीं होगी, परसों क्लास करेंगे। और परसों हमें करना है स्टेडी स्टेट लॉ। स्टेडी स्टेट लॉ सिलेबस में नहीं है लेकिन मुझे कराना पड़ेगा क्योंकि फोटो केमिस्ट्री में वो यूज़ होगा। तो इससे नेक्स्ट वाले चैप्टर में अगर वो यूज़ होगा तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, तो हम लोग उसको बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, और थर्ड ईयर में है तो यहीं पर ही अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो परसों मिलते हैं।